नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विश्वमोहन। 4 सत्र की गिरावट के बाद बाजार ने आज वापसी की बड़ी शानदार कोशिश की है और निफ्टी हम देख रहे हैं कि करीब 150 अंक चढ़ के 25,980 पर ट्रेड कर रहा है और 26,000 के टचिंग डिस्टेंस पर है। और आज की तेजी में अच्छी बात यह है कि जो दिग्गज शेयर हैं, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एलएनटी हो गया, ये बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं और कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं जिन्होंने बाजार के मूड को संभाला है। श्रीराम फाइनेंस फिलहाल आपको ये निफ्टी का टॉप गेनर दिखेगा और रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, 4.5% का उछाल। जापान के एमयूएफजी बैंक के साथ उन्होंने डील कर ली है, 20% का स्टेक लेगा एमयूएफजी बैंक और $4.5 बिलियन की ये डील होगी। तो इसने भी बाजार के मूड को संभाला है। बाकी आईपीओ थोड़े पीछे छूटे हैं, लिक्विडिटी का फोर्स बाजार में लौटा है। ये तमाम चीजें आज बाजार को थोड़ा हरा कर रही हैं और निफ्टी बैंक डबल सेंचुरी लगाकर 59,100 के ऊपर चला गया है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो हो गया है काफी बेहतर। 900 शेयर हैं कमजोरी वाले, लेकिन 1900 शेयर हैं आज के सत्र में तेजी वाले। तो अगले 1.5 घंटे में एक्शन बहुत होगा, ट्रेड के लिहाज से, खबरों के लिहाज से, रिसर्च के लिहाज से, और सारा एक्शन हम लेकर आएंगे आपके सामने। लेकिन झलक देख लेते हैं फटाफट 20-25 सेकंड में। एफएनओ का चेक लेंगे, जरा समझेंगे कि किस तरह की पोजीशंस बन रही है वायदा में। 2:05 पर, 2:10 पर हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन को अपने साथ जोड़ेंगे और एक बढ़िया ट्रेड आपके लिए ऑप्शंस का समझेंगे। 3 बजे मार्केट एट 3 होगा, 3:10 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड होंगे। आखिरी के 20 मिनट में जो मोमेंटम बनेगा बाजार का वो आपके सामने हम रखेंगे और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते आपकी नजर बाजार में कहां पर होनी चाहिए। आज तो है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार ने मूड अच्छा किया है, ट्रेडर्स का, निवेशकों का भी। तो देख लेते हैं कि आज के हाइलाइट्स क्या हैं और क्या हैं आज की बड़ी बातें। तो चौतरफा तेजी का माहौल बाजार में हम देख रहे हैं। निफ्टी करीब 150 अंक चढ़ा है और 20 डीएमए के बेहद करीब निफ्टी आपको पहुंचता हुआ दिखाई देगा। आधे % से ज्यादा की तेजी है। निफ्टी बैंक में भी तेजी है, थोड़ा सा निफ्टी के मुकाबले प्रतिशत के लिहाज से, लेकिन 59,000 के क्रूशियल लेवल को निफ्टी बैंक ने पार किया है। हमने बार बार देखा है कि 58,800 पर निफ्टी बैंक ने बढ़िया सपोर्ट लिया है। और आज अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो जो बड़े शेयर हैं वहां पर आपको बाइंग होती हुई दिखाई देगी। कुछ ही शेयर ऐसे हैं निफ्टी बैंक में जहां पर कमजोरी है। आईसीसी बैंक में हल्की सी नरमी है और कोटक बैंक में हल्की सी नरमी है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 0.25% से कम नीचे है। अदरवाइज सरकारी बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये कुछ बैंक हैं जो बढ़िया आज सपोर्ट कर रहे हैं बाजार को। रिलायंस आप देखेंगे कि बेहतरीन आज तेजी है, 1570 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। बजाज फाइनेंस, तो फाइनेंशियल और रिलायंस ये पूरा मूड आज का हरा कर रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस ये शेयर पहुंच गया है रिकॉर्ड ऊंचाई पर और इस साल बहुत बढ़िया गुजरा है श्रीराम फाइनेंस के लिए। अर्निंग्स का सपोर्ट है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफी बढ़िया है। बाकी जीएसटी वगैरह से भी, जीएसटी रिडक्शन वगैरह से भी सपोर्ट मिला कंपनी को और ये बड़ी डील, हालांकि स्ट्रीट को इसकी भनक थी, ये आने ही वाली थी और इस पर आज कंफर्मेशन लगी। हालांकि डील के लिए अभी रेगुलेटरी अप्रूवल और शेयर होल्डर की मंजूरी भी लेनी होगी। हालांकि ऑटो शेयर में जो 4 दिनों की गिरावट चल रही थी आज वो भी थमी है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, हालांकि भाव 350 रुपए वाला ही है, लेकिन आज के सत्र में तेजी दिख रही है। आई शेयर में तेजी है, फोर्स मोटर के शेयर में तेजी है। तो आज ठीक ठाक बाइंग इंटरेस्ट ऑटो में भी हम लौटता हुआ देख रहे हैं। तो बाजार में मूड आज के सत्र में बढ़िया है। जरा स्टॉक स्पेसिफिक और हो जाते हैं और समझते हैं कि आज की जो बड़े बजर्स हैं वो कौन से हैं। और विश्वमोहन ने तैयार की है पूरी लिस्ट, ताकि आपको अंदाजा हो क्लोजिंग शो में जाने से पहले कि आपकी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए। विश्वमोहन बताइए, कहां पर आज बड़ा एक्शन है? देखिए, अगर सेक्टर से अगर शुरुआत करें तो आज ऑटो में अच्छी तेजी दिख रही है। कल हमने देखा था कि पैसेंजर व्हीकल गाड़ियां जो थी वहां पर रफ्तार थी, लेकिन आज पैसेंजर गाड़ियों में भी आज ठीक ठाक तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो ऑटो एंसिलरीज है वहां से भी अच्छी खरीदारी आ रही है। 2 व्हीलर भी लीड कर रहे हैं, टीवीएस मोटर्स में अच्छी तेजी। इसके ऑटो एंसिलरीज में देखिए तो मदरसन सुमी, सोना, बीएलडब्ल्यू जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी खासी खरीदारी आजकल देख रही है। लीडर मदरसन सुमी की तरफ से लीडरशिप दिख रहा है, जो ऑटो एंसिलरीज पर लोगों का फोकस लौटा है। ऑटो के अलावा मेटल की अगर बात करें तो मेटल में मिक्स ट्रेड देखने को मिल रहा है। हालांकि ज्यादातर काउंटर्स है जो आज के सत्र में मिक्स से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फार्मा में काफी ज्यादा एक्शन है। जिस तरह से यूएस सीनेट से बायोसिक्योर एक्ट को मंजूरी मिल गई है, तो जो वहां की जो फंडिंग होगी, ये इसमें चाइना की जो बायो कंपनियां होगी वहां पर फंडिंग रुकेगा और
उसका फायदा होगा जो CDMO जो कंपनीज है, खास करके डीबीज लैब जैसी कंपनियां हैं, उनके लिए फायदेमंद खबर है। और सिटी की ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट के बाद से डीबी लैब समेत बाकी जो फार्मा कंपनियां हैं वहां पर भी अच्छी तेजी दिख रही है, जिसमें बॉकाट हो, लॉरस लैब्स हो, पिरामल फार्मा हो, इन सारे स्टॉक्स में आज के सत्र में अच्छी खरीदारी दिख रही है। ये तो कुछ सेक्टर की बात हुई। कुछ शेयर्स की अगर बात करते हैं जिसमें आज टायर कंपनियों में काफी अच्छी तेजी दिख रही है, जिसमें जेके टायर, सी अपोलो टायर्स। एक तो रबर के दाम भी कुछ नरम हुए, दूसरा क्रूड इनके जो लागत में, इनके रॉ मटेरियल में करीब करीब 45-50% तक हिस्सेदारी क्रूड की भी आती है, और वहां पर भी दाम लगातार कम है और रबर के भी दाम कम हो रहे हैं, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बात करें तो BLS इंटरनेशनल, दिल्ली हाईकोर्ट ने MEA के जो अक्टूबर में रोक लगाई थी कि इनको अब अगले कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए नहीं मिलेंगे MEA के, और वीजा प्रोसेसिंग कंपनी है, तो उसके बाद यहां पर दबाव दिख रहा था, लेकिन उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो एक कंपनी के लिए एक बेहतर रेवेन्यू विजिबिलिटी अब आगे के लिए दिख रही है, उसका फायदा मिल रहा है। 4% से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में BLS इंटरनेशनल में देखने को मिल रही है। MUFG ने श्रीराम फाइनेंस में 20% हिस्सा खरीदने का ऐलान कर दिया है, और इस खबर से देखिए, और आज जब क्लैरिटी मिली है उसके बाद से ये मजबूती दिख रही है। हम लगातार ET Now स्वदेश पे ये खबर आपको दिखा भी रहे थे कि हिस्सा खरीद सकती है, और वो क्लैरिटी आने के बाद ये तेजी और भी बढ़ी है। दिन के लो से देखेंगे तो ये तेजी और भी ज्यादा आपको दिखेगी। मैक्स हेल्थ महाराष्ट्र के पुणे में नया हॉस्पिटल खोलेगी 1000 बेड का, और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुलने की इस खबर से कंपनी को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आज देखिए 3% की मजबूती के साथ मैक्स हेल्थ कारोबार कर रहा है। ओला लगातार 3 दिन प्रमोटर्स लगातार शेयर्स बेचते हुए नजर आ रहे थे, अब वो बिकवाली प्रमोटर्स की थमी है, उसके बाद से यहां पर आज खरीदारी लौटी है। बिट एंड डाउन भी हो चुका था, काफी ओवरसोल्ड जोन में भी था, उसका भी फायदा मिला, और आज अच्छी तेजी 10% की तेजी ओला इलेक्ट्रिक में दिख रही है। तो ये कुछ सेक्टर भी हो गए और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स भी जो मार्केट में बज कर रहे हैं। आज पूरी लिस्ट आगे भी लेकर आएंगे, कुछ एडिशंस भी करेंगे, लेकिन अभिषेक के पास चलते हैं और समझ लेते हैं कि बाजार का मूड उनको कैसा दिख रहा है, बाजार के मूड को लेकर उनकी रीडिंग क्या है। अभिषेक बताइए, बाजार में आज क्या कुछ आपने आइडेंटिफाई किया है? विष्णु देखिए, आज निश्चित तौर पर थोड़ा मूड में सुधार तो हुआ है, और अभी तक जो ट्रेडिशन में जो बाजार फंसा था उससे निकलने के थोड़े संकेत दे रहा है। हालांकि आप गौर कीजिए कि निफ्टी आज भी जो 20 DMA है उसके अभी भी नीचे ही है, 25,998 ये है 20 DMA, और आप देखिए कि आज का हाई है, उसके मतलब बाजार वहीं पर जाके फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 150 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी में है। हालांकि अगर आप देखेंगे कि 25,800 25,900 में हेवी पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग हम देख रहे हैं 26,000 के उसमें लेवल में, तो एक रेंज भी कहीं न कहीं डिफाइंड है। मेरा मानना है कि अब ये 200 पॉइंट के रेंज में ही अब जो बचा हुआ सत्र है, 26,000 पार करने में ना थोड़ा निफ्टी को अब जोर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर काफी बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, उसके पार निकले, आज 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दे विश्वमोहन, तब जाके थोड़ा सा ना मूड जो है ना और बेहतर नजर आएगा। आज तो देखिए क्या ना कि स्टॉक स्पेसिफिक कई सारे एक्शंस थे, बाजार को उन्होंने अब मूव करने का काम किया है। रिलायंस, L&T, HDFC बैंक इन्होंने सपोर्ट दे दिया है। तो मैं मतलब आज की तेजी देख के तो हमेशा अच्छा लगता है, खुश हूं। थोड़ा सा ना अभी और चाहिए, थोड़े और की जरूरत है। 26,000 के ऊपर अगर आ जाए तो जो अभी तक लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं या फिर जो लाइट पोजीशन के साथ अभी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए एक ट्रिगर बन जाएगा। निफ्टी बैंक स्लाइटली मतलब निफ्टी के मुकाबले मुझे बेहतर दिखाई दिया था, और हमने देखा कि 58,800 पर बार बार सपोर्ट लिया है, लेकिन वही है कि 59,300 के आसपास एक छोटा सा हर्डल है, उसके पार जाके वो फिर टिक नहीं पाता है। आज जो गेंस है थोड़े कैप्ड हैं, आप निफ्टी के मुकाबले अगर देखेंगे तो मतलब जो तेजी है आधी है। निफ्टी अगर 0.5% ऊपर है तो निफ्टी बैंक आप देखेंगे 0.25% आपको ऊपर दिखाई देगा। बट ये है कि हाँ, जो ब्रॉडर मार्केट है ना, उससे जो पिक्चर है विश्वमोहन, निश्चित तौर पर वो अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि बाजार अब कहीं ना कहीं थोड़ा ना आगे फोकस करने की कोशिश करेगा। आप ये देखिए, इंडिया विक्स जो दिखा रहा है ना, 9.5 का इंडिया विक्स है अब, और काफी शांत है, रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। आगे किसी रिस्क को लेकर मतलब कोई डर बाजार नहीं है, ये दिखा रहा है। आप देखते हैं कि क्या इसमें कोई एक्शन बढ़ता है। इसमें थोड़ा अगर एक्शन बढ़ेगा तो फिर बाजार में भी आप हलचल बढ़ते हुए देखेंगे। फिलहाल जो आज बाइंग आ रही है ये ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अब ट्रेड डील वगैरह तो अपनी जब होगा तो होगा, अदरवाइज अब मोमेंटम धीरे धीरे ना
अर्निंग पर शिफ्ट होता हुआ हमें दिखाई देगा बाजार का। और अगर एफआईज की बाइंग अगर सस्टेन कर जाती है, 2 दिन कैश में बाइंग देखिए, हालांकि वो ब्लॉक डील का असर रहा है, एक्चुअल अगर बाइंग आती है तो निश्चित तौर पर ये निफ्टी बैंक को और बाकी आईटी मेटल इनको भी सपोर्ट करने का काम करेगा। अच्छा है कि कंसोलिडेशन से बाहर निकलने का बाजार इंटेंट दिखा रहा है और यहां से एक क्लोजिंग अगर 26,000 के ऊपर की अगर निफ्टी दे देता है तो फिर मुझे लगता है कि ट्रेडर इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा बाजार में। बिल्कुल एक दायरे से बाजार निकलने की कोशिश कर रहा है और इंडिया विक्स में भले ही आपको नरमी दिख रही हो, उससे लग रहा हो कि डायरेक्शन लेस है, लेकिन आज का जो मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी आप अगर देखिए तो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वाले शेयरों से करीब करीब डबल है। तो ये एक अच्छी बात है कि स्ट्रेंथ है बाजार में, स्मॉल कैप की तरफ से भी पार्टिसिपेशन आ रहा है और सेक्टर भी देखें तो आईटी और कुछ मेटल स्टॉक्स को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर सेक्टर यहाँ पर इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो जैसा अभिषेक कह रहे थे काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिख रहा है। चलिए अब अपने मेहमानों को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ गौरव शर्मा और प्रदीप हल्दर जी दोनों जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून आप दोनों मेहमानों को। शुरुआत गौरव जी आपसे करेंगे। सबसे पहले बाजार पर एक नज़रिया दीजिए, आज की तेजी के बाद बाजार पर अब क्या कहेंगे? क्या इसे कहें कि अब कुछ एक अप ट्रेंड दिखने लगा है बाजार में, वापस से 26,000 और फिर नया हाई भी निफ्टी में देखने को मिलेगा? इंडेक्स पर आपकी राय सर? गुड आफ्टरनून विष्णु मोहन जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। अच्छा, आज का मूड रहा है बाजार के अंदर। एज वी स्पीक बाजार अपने डे के उच्चतम स्तर पे 150 पॉइंट ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, 25,970 लेवल के आसपास। थोड़ा और बेहतर हो जाए अगर 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो, क्योंकि बाजार में 26,000, 26,020 से 50 की रेंज में कई रेजिस्टेंस हैं, उसे सरपास करना बहुत जरूरी है। और आज के ओपनिंग मूव के बाद अगर हम देखें तो बाजार एक ब्रॉड एक लगभग 70-80 पॉइंट की रेंज में ही ट्रेड किया है, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। यस, पॉजिटिव साइड ये है कि मार्केट बेट ऑल थ्रू आउट द डे अच्छी रही है। एज वी स्पीक लगभग डबल का रेशियो चल रहा है एडवांस डिक्लाइन का, एडवांसेस आर डबल टू द डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। 26,050 को और बाजार तोड़ दे तो 26,200 के लिए अग्रसर बन जाएगा। नहीं, बढ़िया है। 26,000 मैं मांग रहा था, 26,050 गौरव जी कह रहे हैं, ठीक है। 26,050 अगर आ जाए तो फिर 26,200 के दायरे खुलते हुए दिखाई देंगे। और कितना बहुत दूर, ऐसा नहीं कि हम बहुत दूर हैं कोई रिकॉर्ड हाई से, 26,325 का ही तो है। बट ये है कि हाँ, बाजार जो ठिठक रहा है ना, थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट कर रहा है बाजार में, उसको लेकर को ट्रेडर्स को दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन चलिए अब स्टॉक्स पर जरा फोकस करते हैं। और आज अब जो बचा हुआ सत्र है, आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, और अगले हफ्ते की भी थोड़ी तैयारी कर लेते हैं और लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। प्रदीप जी गुड आफ्टरनून, बहुत शुक्रिया आपका भी। जरा ये बता दिए कि आपने जो सुबह ट्रेड बताए थे प्रदीप, वो कौन से थे और क्या टारगेट वगैरह आपके आगे? और एक स्टॉक में फिर से जिक्र करना चाहूंगा, थोड़ा मलाल तो मुझे है कि टाटा एलेक्सी शायद छूट गया। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी आपको एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही एडवाइस हम क्लाइंटों को भी देते, बट रिक्वेस्ट रहेगा सबसे एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर भी सलाह लेके कीजिए। सुबह मैंने कॉल दिया था ओखार्ड लिमिटेड और उसका पहला टारगेट 1455 एंड सेकेंड टारगेट 1485 था, 1484 का हाई लगा है, ऑलमोस्ट दोनों टारगेट ही अचीव है। और आज से एक हफ्ता पहले ही मैंने कॉल दिया था श्रीराम फाइनेंस का और ऑलमोस्ट 835 850 के आसपास मैंने दिया था और फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 895 अचीव है एंड सेकंड टारगेट के लिए अभी भी ओपन है। सेकंड टारगेट था ऑलमोस्ट 940। और एक कॉल लेके मैं आया हूँ, ऑलरेडी इसका भी टारगेट आ चुका है लेकिन फिर भी इसमें अभी भी मोमेंटम बाकी है। कंपनी का नाम रहेगा लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। इसमें एक स्टॉप लॉस मैं देना चाहूंगा। स्टॉप लॉस जो मैंने दिया था इसको अभी रिवाइज करूंगा। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा ऑलमोस्ट 420 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसमें फर्स्ट टारगेट रहेगा 452 और सेकंड टारगेट रहेगा 485। 452 एंड 485 दोनों टारगेट के लिए करंट जोन से बाय करके जाइए लेंसकार्ट सॉल्यूशंस को। और एक स्टॉक रहेगा पिरामल फाइनेंस। पिरामल फाइनेंस अभी 1579 1580 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि इसको भी करंट जोन से बाय करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस रहेगा 1545 का और टारगेट रहेगा 1610 का। दोनों काउंटर में ही एक बार आप नेक्स्ट 4 से 5 दिन का व्यू मेंटेन कीजिए। ठीक है, पिरामल फाइनेंस हो गया।
उसके भी टारगेट बता दिए प्रदीप ने। और दूसरा जो शेयर है लेंसकार्ट का, न्यूली लिस्टेड कंपनी, लेकिन 455 480 के टारगेट। प्रदीप, लेंसकार्ट के चार्ट्स क्या आपको लगने लगे, मतलब इतनी विजिबिलिटी आ गई है डेटा में कि ट्रेड्स वगैरह आने लगे, टेक्निकल्स? एक्चुअली बेसिकली मैं एक स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी। तो जब भी कोई स्टॉक अपने आईपीओ दिन के जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है, वहाँ पे हमने देखा पास्ट में भी बहुत सारे स्टॉक्स है बाउंस बैक देखने को मिलता है। सो कहीं ना कहीं लेंसकार्ट में जिस तरीके का बेस बन रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, हमें लग रहा है कि एक बार 452 480 जाने के लिए रेडी हो रहा है। नहीं, बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग रीडिंग होती है। और कई बार क्या होता है ना कि ट्रेंड एनालिसिस भी बहुत सारे लोग करते हैं। अपने तरीके हैं, जैसे क्रिकेट में देखते हैं ना कि कोई ऐसा सेट फॉर्मेट है, मतलब कोई आड़े टेढ़े शॉट्स भी कई बार मारे जाते हैं। सूर्य कुमार यादव की अलग स्टाइल होगी, सचिन की अलग स्टाइल थी। तो ये राय होगी आपके लिए लेंसकार्ट को लेकर। गौरव जी, आपका व्यू, आप कौन से शेयरों को लेकर बुलिश हैं, क्या खरीदें अभी? अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। दोनों शेयर बाय साइड के ही हैं मेरे पास भी। टाटा कॉम के शेयर बहुत दिनों के बाद नजर में आया है, सपोर्ट लेवल के नजदीक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से मुझे ये बहुत ही इंप्रेसिव लग रहा है, यहाँ से स्टॉक चलना चाहिए। 1825 का भाव है, बाय की सलाह रहेगी करंट लेवल पे। 1775 का स्टॉप लॉस और लगभग 1900 के करीब के मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले कुछ दिनों में। स्टॉक के अंदर गुंजाइश उसके ज्यादा की भी निकल सकती है, स्टेबिलिटी बनी रही तो 19.5 का भाव भी पॉसिबल है। जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है वो है ऑटो एंसिलरी स्पेस से। आज पूरा ही ऑटो एंसिलरी स्पेस में बहुत ही अच्छा रहा है, चाहे वो टायर स्टॉक्स हो या बेसिक स्पेयर पार्ट्स एंसिलरी कंपनीज। अपोलो टायर्स पे बाय की सलाह रहेगी। तीनों ही जो मेजर टायर कंपनीज हैं, दैट इज जेके, सीएट एंड अपोलो, तीनों में ही आज एक अच्छा तेजी का मूड माहौल बना हुआ है। 3% के गेन के साथ करंटली 510-11 के भाव पे अपने सपोर्ट जोन से बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है। अपोलो टायर्स बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा अराउंड 494 एंड 540 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो टॉपिक आपकी तरफ से भी आ गई। अपोलो टायर्स 540 के टारगेट के लिए खरीदे, 494 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप दे रहे हैं। तो दो टॉपिक आपकी तरफ से, दो प्रदीप जी की तरफ से भी आ गई है। और दूसरी कॉल आपकी तरफ से टाटा कम्युनिकेशन, जहाँ पे 1900 तक का टारगेट आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस बीच नीरव वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, गुड आफ्टरनून आपको। सबसे पहले शुरुआत आपसे ऑटो स्टॉक से करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर काफ़ी एक्शन दिख रहा है और साथ साथ यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन आ रहा है ऑटो एंसिलरीज कंपनीज की तरफ से ज़्यादा आ रहा है। ओवरऑल ऑटो सेक्टर पर आपका नज़रिया क्या है, किस तरह की राय लेकर आप लोग चल रहे हैं, आप अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस कर रहे हैं इस सेक्टर पर? यस, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। तो देखिए, ऑटो स्पेस हमें काफ़ी समय से अच्छा लग रहा है। हमने देखा है कि जो जीएसटी रेट कट्स हुए थे, जो जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ था, उसके चलते भी हमने पैसेंजर व्हीकल्स में, कमर्शियल व्हीकल्स में, टू व्हीलर्स में, अक्रॉस सेगमेंट्स एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम एंड बाइंग देखी थी। और हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ये मोमेंटम बरकरार रहेगा, बिकॉज जो Q3 के आंकड़े होंगे सिक्वेंशियल बेसिस पे और भी स्ट्रांग रहेंगे। सो टू व्हीलर स्पेस में हमें हीरो मोटो को बहुत अच्छा लग रहा है, टीवीएस मोटर्स अच्छा लग रहा है। पैसेंजर व्हीकल स्पेस में हमें, हमारा जो टॉपिक है वो मारुति है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने मिलेगा, प्लस जो डिमांड रिवाइवल है, स्पेशली जो लोअर सेगमेंट होता है उसमें हमें देखने मिल सकता है। इसके चलते हमें ऑटो एंसिलरी स्पेस भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड स्पेशली एक लिस्टेड कंपनी है बेल राइस इंडस्ट्रीज, जो 163 164 के करीब मेरे ख्याल से चल रहा है अभी। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा अपसाइड देखने मिल सकता है। ऑलमोस्ट 70% मार्केट शेयर इसका टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेगमेंट को लेकर के है। प्लस ईवी साइड पे मैनेजमेंट ने एक फोकस दिखाया है कि आने वाले समय में काफ़ी सारा कामकाज ईवी की ओर बढ़ेगा। तो एक साल का अगर टारगेट लेकर के चले तो 215 का एक अच्छा लक्ष्य लेकर के आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी ऑटो स्टॉक्स एंड ऑटो एंसिलरी में। अच्छा लग रहा है हमें ये पूरा सेक्टर आने वाले एक साल के लिए अच्छा लग रहा है। फंडामेंटल एनालिस्ट है तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नज़रिया दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। मारुति, टीवीएस मोटर जैसे नाम है जो इनको पसंद आ रहा है, और फिर ऑटो एंसिलरीज में भी आपकी इनकी एक कुछ फेवरेट पिक है। आज एक स्टॉक है काफ़ी गिरा हुआ है, प्रदीप जी आपकी राय चाहिए। चोला इन्वेस्टमेंट पर आज काफ़ी कमज़ोर है, नए शॉर्ट्स भी यहाँ पर बनते दिख रहे हैं।
चोला इन्वेस्टमेंट क्या यहाँ से और फिसल सकता है क्या? वीकनेस है, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन मेंटेन हो रहा था, लेकिन जिस तरीके का एक वीकली रेसिस्टेंस फेस किया है स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1759 1760 के आसपास, लग रहा है कि स्टॉक और थोड़ा नीचे आ सकता है 1550। इससे पहले ज्यादा कोई बिग रेसिस्टेंस है नहीं, तो हमें लगता है कि करंट जोन से भी अभी भी नीचे आना पॉसिबिलिटीज है। व्यू थोड़ा मुझे लगता है कि अगर किसी के पास शॉर्ट का भी व्यू है तो आप मेंटेन करके जा सकते हो 1580 तक, तो आपको इजीली प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। तो एक बार स्ट्रिक्टली अभी तो बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, एक दो हफ्ता वेट कीजिए। अगर कभी भी 1550 1560 के आसपास आता है देन यू शुड बाय एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू से, लेकिन अभी भी शॉर्ट मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहने वाला है। यहाँ से और कमजोरी दिख सकती है, 1580 तक भी फिसल सकता है, तो यहाँ से ना खरीदे। खरीदारी करनी है तो और इंतजार करें, यहाँ से भी शॉर्ट्स कर सकते हैं। 40-50 रुपए की गिरावट और दी है प्रदीप जी को। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सेक्टर, कुछ अहम स्टॉक्स पर आपके लिए राय लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार को देखें तो बाजार में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है और 25,990 26,000 के बेहद करीब अब निफ्टी पहुंच चुका है। 175 अंकों की तेज़ी यहां पर दिख रही है। निफ्टी बैंक में भी खरीदारी यहां पर बढ़ी है, लेकिन निफ्टी का जो आज टॉप गेनर है वो है श्रीराम फाइनेंस। यहां पर 4% की मजबूती दिख रही है और MUFG के हिस्सा खरीदने की जो खबर से इस पर काफ़ी सपोर्ट है। इससे कितना कंपनी को फ़ायदा होगा, क्या कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? अगर जापान की इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ रही हैं तो क्या कुछ बदलने वाला है इस कंपनी के लिहाज से? समझने के लिए चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक बताइए, क्या कुछ बदलाव होगा इस हिस्सा खरीदारी के बाद से? कंपनी के लिए क्या चेंजेज होंगे और उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? विश्वनाथ, देखिए पहला फायदा तो जो निवेशक है उनको हो रहा है, क्योंकि ये श्रीराम फाइनेंस का जो शेयर है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर चला गया है। बड़ी डील हुई है, 39,600 करोड़ रुपए में MUFG 20% स्टेक लेगा। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, रीजनेबल वैल्यूएशन पर डील हुई है। प्राइस टू बुक 2x है इसका। और ये भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा ये FDI होगा। 840 रुपये 83 पैसे के फ्लोर प्राइस पर ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करेगी कंपनी MUFG को। और सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर एंड रेगुलेटरी अप्रूवल ये डील होगी। देखते हैं कि कब तक ये कंप्लीट होती है। इसके लिए MUFG बैंक ने KPMG इंडिया को लीड फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त किया था। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें अगर, तो आप देखिए ऑलरेडी काफ़ी मजबूत कंपनी है श्रीराम फाइनेंस। और हमने देखा कि इसमें जो FIs का जो स्टेक है आप देखेंगे करीब करीब 49% के आसपास का है। प्रोमोटर करीब 25% होल्ड करते हैं, आप इसे समझ लीजिए। और जो बेनिफिट्स होंगे, एक तो ये होगा कितना बड़ा इन्वेस्टर आ रहा है, तो आपके कैपिटल बेस में फिर इमीडिएट इफेक्ट से सुधार हो जाएगा। बैलेंस शीट और मजबूत होगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो Q2 के जो नंबर आए थे काफ़ी अच्छे आए थे। हमने मतलब एसेट क्वालिटी इंप्रूव होते हुए देखी थी। नेट इंटरेस्ट इनकम में हमने अच्छी बढ़ोतरी देखी थी। तो सॉलिड नंबर्स थे। ये और बेहतर होगी लॉन्ग टर्म के लिए। जो ग्रोथ कैपिटल कंपनी को अगर और ऑपरेशंस को अगर विस्तार करना है तो उसके लिए ग्रोथ कैपिटल मिल जाएगी। और जो सबसे जो की बेनिफिट होगा, आप ये भी देखिए कि श्रीराम फाइनेंस के बोर्ड में 2 नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त करने का राइट भी MUFG के पास होगा। तो वो एक इंटरनेशनल एक्सपर्टीज भी आएगा, नए थॉट्स आएंगे। और चूंकि जापान का ये इन्वेस्टर है तो वो इनोवेशन और नए आइडियाज, टेक्नोलॉजी वो भी लेकर आएंगे। तो उस फ्रंट पर भी बैंक को मदद मिलती हुई दिखाई देगी। बड़ी कंपनी है, दूसरी सबसे बड़ी NBFC है। अगर आप इसके AUM की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। अगर देश में ब्रांचेस की बात करें तो करीब 3,500 ब्रांचेस इनकी हैं, तो काफ़ी स्ट्रांग है। और अगर हम बाकी अगर हम डील्स की बात करें तो आप ये देखेंगे कि RBL बैंक की एमिरेट्स NBD ने हिस्सा लिया है, उसमें ये 26,850 करोड़ रुपए की वैल्यू थी। यस बैंक में SMBC ने स्टेक लेने के लिए डील की थी 14,000 करोड़ रुपए की। सम्मान कैपिटल में ISC ने करीब 8,800 करोड़ रुपए में। और IDFC फर्स्ट में वॉरबर्ग पिंकस और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA ने इन्होंने डील की थी 7,700 करोड़ रुपए की। तो एक बड़ा FDI आ रहा है।
और ये तमाम बेनिफिट्स हम श्रीराम फाइनेंस के लिए होते हुए देखेंगे। अगर आप इस साल देखेंगे तो शेयर जो है लगभग 53-54% चल चुका है। आप वैल्यूएशन की पिक्चर देखिए, वैल्यूएशन की पिक्चर भी मतलब ठीक ठाक है। अगर आप बाकी एनबीएफसी से तुलना करेंगे ना, बजाज फाइनेंस से तुलना करना ज़्यादा ठीक रहेगा, तो उसके मुकाबले तो आपको काफ़ी सस्ती दिखाई देगी। अभी भी वैल्यूएशन वगैरह काफ़ी रीजनेबल हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। राय जरा ले लेते हैं नीरव जी से। नीरव जी, आपकी नज़र में कैसी डील है और क्या यहाँ से फर्दर स्टॉक को आप री रेट होते हुए देख रहे हैं? देखिए काफ़ी सारे डेटा पॉइंट तो आपने बता ही दिए, बट हमारे नज़रिए से भी हम यही देख रहे हैं कि ये जो डील है वो बहुत ही बेहतरीन है फॉर द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे डील्स इस पर्टिकुलर क्षेत्र में हुए हैं पिछले 1 साल में। येस बैंक को लेकर के एसएमबीसी ने इन्वेस्ट किया है, वार्नर फिंकस ने आईडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किया है, एमिरेट्स ने आरबीएल बैंक में। तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि और भी 3-4 टेक ओवर्स हुए हैं, मर्जर्स हुए हैं, जहाँ पे हमें लग रहा है कि पूरा ये जो क्षेत्र है, एनबीएफसी क्षेत्र, ये बहुत ही मजबूत होते जा रहा है। एंड ये एक पिक्चर दर्शाता है कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं, वहाँ पे एक क्लियरली एक बहुत ही बेहतर पोटेंशियल दिख रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो कहीं न कहीं शुरुआत है, हमें लग रहा है कि आने वाले समय में और भी हमें काफ़ी सारे ऐसे डील्स देखने मिलेंगे। तो दिस इज़ डेफिनिटली वेरी, वेरी स्ट्रांग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हमने हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी 600 साढ़े 600 के लेवल पे श्रीराम फाइनेंस इन्वेस्ट करने की सलाह दी थी। इनफैक्ट 865 का हमारा जो लक्ष्य था वो ऑलरेडी आ चुका है। आज ये न्यूज़ आने के बाद स्टॉक थोड़ा मोमेंटम में है, बट कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, बिकॉज़ एक बेहतरीन रैली देखी है हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में। Q3 के आंकड़े हम डेफिनिटली देखेंगे, Q4 के आंकड़े देखेंगे। री-रेटिंग डेफिनिटली होगा स्टॉक में, बट बाय एंड डिप्स की रणनीति अपना के इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ऐड करते रहना चाहिए। अवधि के लिए आपको ऐड करते रहना चाहिए। और अब देखिए, खबर ये भी आ रही है कि एमयूएफजी कंपनी में भविष्य में हिस्सेदारी को बढ़ा सकता है, यानी कि 20% जो स्टेक लेगा, जो ये जापान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये आगे स्टेक को और इंक्रीज कर सकता है। ये अपडेट आ रहा है। श्रीराम फाइनेंस रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद थोड़ी थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। लेकिन एक राय जरा लेते हैं टाटा एलेक्सी पर। प्रदीप जी, आपसे व्यू लेना चाहेंगे। सुबह भी हमने इस पर चर्चा की थी। सुबह तो आपका कन्विक्शन नहीं आ पाया था टाटा एलेक्सी पर, हालांकि शेयर तो आज भयंकर चल गया। और अब देख रहे हैं कि 5100, 5200, 5300 में काफ़ी हेवी टर्नओवर है टाटा एलेक्सी में, और वाई एडिशन भी ठीक ठाक है। आप बताइए, अब आपका मन क्या कह रहा है टाटा एलेक्सी को लेकर? मतलब यहां से तो नहीं खरीदेंगे क्या? थोड़े बहुत डिप आए तो फिर एंट्री करनी चाहिए? देखिए अभिषेक जी, सुबह ये एग्जैक्टली मैंने मना किया था स्टॉक बाई करने के लिए, और मोमेंटम भी आया है। कहीं ना कहीं कन्विक्शन मेरा अभी भी स्टॉक को लेके अभी नहीं है। अगर इसी क्षेत्र से रहना है तो और भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है। सो मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम आया है, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे ऐसे करके हम जा सकते हैं कि 5150 आसपास का एक स्टॉप लॉस करेंट जोन से भी लॉन्ग करके जा सकते हैं, लेकिन वही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल अभी नहीं होगा। तो शॉर्ट टर्म में 1-2 हफ्ते में कोई मोमेंटम के लिए कोई यहाँ पे व्यू नहीं है। अगर आपका व्यू नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर है, मिनिमम 6 से 8 महीना है, देन आप एक बार यहाँ पे करेंट जोन से बाय करके जा सकते हो विद टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 6200 6400 तक आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, करेंट जोन से भी 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट ऊपर। लेकिन 2-4 दिन के लिए यहाँ पे व्यू नहीं रखना चाहिए। 2 से 4 दिन का व्यू नहीं रखे, थोड़ा सा मीडियम टर्म का नजरिया रखे, फिर आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। एक और स्टॉक है मैक्स हेल्थ। आज काफ़ी अच्छी तेजी है, 3% की मजबूती दिख रही है। जिस तरह से पुणे में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खबर आई थी कि वो बनाने वाले, वो भी 1000 बेड की, उससे यहाँ पर सपोर्ट मिलता दिख रहा है। गौरव जी, क्या रहा है सर मैक्स हेल्थ को लेकर? विष्णु मोहन जी, मैक्स हेल्थ के अंदर एक अच्छी रिकवरी पिछले 2 सत्र में हमने देखने को मिली है। अभी भी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड बाय साइड का ही लग रहा है। 1100-1120 का भाव आता दिखाई दे रहा है। एट लार्ज अगर हम थोड़ा सा देखें तो आज के सत्र में ज्यादातर हॉस्पिटल शेयर्स के अंदर हमें बाइंग देखने को मिली है, वेदर इट इज फोर्टिस, अपोलो, मैक्स हेल्थ अमंग अदर्स। तो एक बाइंग स्प्री हमें नजर आई है इस स्पेस में एट लार्ज।
तो हॉस्पिटल्स पर आपकी नज़र ज़्यादा है यहाँ पर, और ये पूरे ही सेक्टर पर ही यहाँ पर एक खरीदारी आज के सत्र में दिख रही है। एक और कंपनी है जहाँ पर आज अच्छी मजबूती है, पेटीएम। देखिए अच्छी तेजी, 197 कम्युनिकेशन 3% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है। यहाँ पर गौरव जी क्या राय है? बहुत शानदार फॉर्मेशन है, अमंग द बेटर वंस कहूंगा। बड़े नामों में अगर बात की जाए तो 1325 के भाव पे चल रहा है, स्टेबल फॉर्मेशन है, चलने के लिए तैयार है। थोड़ा सा 2-3 हफ्ते के व्यू पॉइंट के हिसाब से एक ट्रेड जरूर बन रहा है यहाँ पे। 1250 का छोटा स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक यहाँ से हमें 1400 एंड हायर लेवल्स को टारगेट करना चाहिए। 1400 उसके हायर लेवल को भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। पीवी फिनटेक भी आज काफ़ी चल रहा है, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है पेटीएम की तरह ही, 2.25% से ज़्यादा की मजबूती दिख रही है। आगे और चल सकता है क्या? प्रदीप जी आपकी राय पीवी फिनटेक पर? देखिए फंडामेंटली स्टॉक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत नीचे आया था, उसके बाद फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 1750-60 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, एक रेसिस्टेंस है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी 100 पॉइंट का एक रेसिस्टेंस है। उसके बाद स्टॉक ऑल टाइम हाई 52 एक न्यू ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो करेंट जोन से भी बाय करने का सलाह रहेगा विथ ए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 1770 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आपको ऑल टाइम हाई ऑन द वे, फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया है, फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। और टेक्निकल फॉर्मेशन भी अच्छे दिख रहे हैं आपको। 1770 यहाँ करंट भाव से करीब करीब 110 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और होल्ड कर सकते हैं। नया हाई भी ये स्टॉक छू सकता है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स, कुछ नए सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में तेजी है और तेजी हालांकि थोड़ी सी सीमित होगी पिछले कुछ मिनटों में। अगर आप देखेंगे निफ्टी ठिठक रहा है 26,000 के लेवल के आसपास, और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो लगभग 200 अंकों के आसपास की है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज बाजार में ब्रॉड बेस्ड बाइंग है और वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में। 900 शेयर अगर कमजोर हैं तो उसके डबल से कारोबार कर रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस थोड़ा सा नीचे आया है, 3% की तेजी हालांकि अभी भी है और ये निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। और उसके पीछे मैक्स हेल्थ में भी करीब 3% के आसपास गेन से। लेकिन जो स्ट्रेंथ मिली है बाजार को, जो बड़े वेटेज वाले जो खिलाड़ी हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एल&टी जैसे शेयरों से मिली है। लेकिन एक और कंपनी मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से आज बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम है BLS इंटरनेशनल। तो जरा समझते हैं कि तेजी क्यों हो रही है। हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति, पहले तो ये बताइए कि कंपनी ये करती क्या है और आज क्यों चल रहा है शेयर ये? बिल्कुल अभिषेक, तो वीज़ा और पासपोर्ट आउटसोर्सिंग कंपनी BLS इंटरनेशनल में हम शानदार तेज़ी देख रहे हैं। इसका कारण है दिल्ली हाई कोर्ट से यहाँ पर कंपनी को बड़ी राहत मिली है। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के उस आदेश को यहाँ पर पलटा है जिसमें कंपनी पर 2 साल का बैन लगा दिया था इंडियन मिशन के फ्यूचर टेंडर्स को लेने के लिए। और इस पॉजिटिव खबर के चलते BLS के शेयर में आज हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। इंट्राडे में 7% तक की तेजी यहाँ पर नजर आई। फिलहाल 3.5 से 4% की तेजी के साथ यहाँ पर शेयर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। MEA विदेश भारतीय मिशन टेंडर पर प्रतिबंध ये लगा था और दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इसे पूरी तरह से हटा दिया है। BLS फिर से MEA विदेशी मिशन टेंडर के लिए अब यहाँ पर योग्य माना जा रहा है और भारत सरकार से करीब 12% का कंपनी को यहाँ पर रेवेन्यू आता है। अन्य सरकारी और सेगमेंट्स में डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पर बेहतर होता हुआ दिख रहा है। निवेशकों का भरोसा भी अब कंपनी में लौटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बड़ी रेगुलेटरी जो दिक्कतें थी अब यहाँ पर खत्म हो गई है। रेवेन्यू विजिबिलिटी बेहतर हो गई है। साथ ही BLA के लिए जो MEE और इंडियन मिशन कॉन्ट्रैक्ट था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये काफ़ी अहम कॉन्ट्रैक्ट था। ये अब फिर से कंपनी को मिल गया है जिसके चलते आज हम अच्छी तेज़ी BLS इंटरनेशनल में देख रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तृप्ति ये जानकारी देने के लिए। अब देखते हैं कि इनके पक्ष में आगे फैसला आता है नहीं आता है। लेकिन एक मजबूत कंपनी, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और ग्लोबल
ग्लोबली अगर हम दुनिया भर में देखेंगे 60 से ज़्यादा देशों में काम करते हैं, 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इनके एसोसिएट्स हैं। तेज़ी अच्छी खासी है, 3.5% के आसपास की। एक जरा राय ले लेते हैं इस पर। नीरज जी, आपका व्यू BLS को लेकर, क्या करना चाहिए? जो निवेशक हैं वो कैसे प्रिपेयर करें इसके बारे में? देखिए जो ये न्यूज़ है काफ़ी डेफिनेटली पॉजिटिव है। अगर हम पूरा इस कंपनी के बारे में देखें तो जो रिटर्न रेशियोज़ हैं काफ़ी बेहतरीन हैं, ऑन द अपवर्ड्स ऑफ 35% ROE ROCE हैं। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो ये जो रिसेंट फॉल आया है उसके चलते वैल्यूएशंस भी बहुत ही अट्रैक्टिव हो गए। ट्रेलिंग बेसिस पे 22 के पीई पे ये स्टॉक अभी अवेलेबल है। प्लस अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बेहतरीन आंकड़े हमने देखे हैं। बिकॉज़ जिस क्षेत्र में ये काम करता है उसमें बहुत ही अच्छे से इसने प्रोग्रेस किया है पिछले 20 सालों में। इनफैक्ट ये जो ग्रुप है ये 40 साल पुराना ग्रुप है। तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि ये जो न्यूज़ थे आगे चल के ये पॉजिटिव होंगे। जो भी इन्वेस्टर्स इसमें जिसने इन्वेस्ट किया है डेफ़िनिटली बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से 2 से 3 साल का अगर व्यू है तो बहुत ही बेहतरीन अपसाइड देखने मिल सकता है। तो डेफ़िनिटली बाय ऑन डिप्स एंड होल्ड की रणनीति अपना करके आप इसको अपने पोर्टफोलियो में पकड़े रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा लंबा व्यू आपको रखना पड़ेगा। हमने देखा था कि शेयर ये ₹525 तक गया था और उस भाव से अगर आप देखेंगे तो मतलब वैसे अगर आप देखें तो सस्ता लगेगा। पोर्टफोलियो में अगर आप इसको जगह देना चाहते हैं तो वैल्यूएशन कंफर्ट भी फिलहाल आपको मिलेगा। तो ये राय इस पर है BLS को लेकर। लेकिन चलिए ये जान लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो मौके आपके लिए कहाँ पर बनेंगे शानदार। जोड़ेंगे अपने साथ ऑप्शंस के चैंपियन को। अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ हैं ऑप्शंस का एक दमदार ट्रेड बताने के लिए। रत्नेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए कहां पर है कन्विक्शन आपका? वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल कल जिस तरह से हमने एकदम हाई के ऊपर या थोड़ा कॉन्ट्राव्यू दिया था, 25-800 का पुट दिलाने की सलाह दी थी, उसमें उम्मीद करते हैं दर्शकों को मुनाफा मिला होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि बाजार 25-800, 25-850 निफ्टी फ्यूचर यहाँ पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है। तो थोड़ा सा वीक्स भी काफी लो है, तो इस तरह की बाजार में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ से 150 पॉइंट का और निफ्टी में मोमेंटम पॉजिटिव साइड बन सकता है। 26,000 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 64 रुपीज के आसपास में 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के जो टारगेट बन सकता है 100 रुपए का, तो जो लॉस बनेगा वो 1800 रुपए का, जो प्रॉफिट बन सकता है 2700 रुपए का। ठीक है, निफ्टी की 26,000 वाली कॉल खरीदनी है। बढ़िया है सर। मैं हो सकता है ना ये पूछता अभी अपने किसी एक्सपर्ट से कि क्या करें। 26,000 वाली कॉल में थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड होते हुए हम देख भी रहे हैं। 64 रुपए पर ही आपको मिल जाएगी। लक्ष्य 100 रुपए का, स्टॉप लॉस 40 रुपए का। तो जहां मोमेंटम है, जहां पर आपके लिए ट्रेड बन सकते हैं, वो आपके सामने। निफ्टी फिलहाल 150 अंक ऊपर है, आधे % से ज्यादा की गेंस है। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए रत्नेश जी की तरफ से। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं जहां पर हो सकता है ना कि आपको लगे कि थोड़ा कंफर्ट मिल रहा है। नीरज जी, राय आपसे लेना चाहेंगे निफ्टी के 2 स्टॉक। एक तो मुझे बजाज ऑटो के बारे में आपसे जानना है। आज हम देख रहे हैं कि ऑटो शेयरों में थोड़ी रिकवरी आ रही है 4-5 सत्र की गिरावट के बाद। और दूसरा है पावर ग्रिड, जो थोड़ा ना हो सकता है कि आपको थोड़ा और सस्ता लगेगा। क्या भी होगा सर आपका? देखिए पहले बजाज ऑटो की बात करें तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि ये काफ़ी समय से लंबे कंसोलिडेशन में चला गया है ये स्टॉक। विज़ा-विज़ अगर हम हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स देखें तो उसी टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो दोनों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्म किया है। अब इसके यही कारण है कि जो नए लॉन्चेस किए थे हीरो मोटोकॉर्प ने, वहाँ पे हमें बहुत ही बेहतरीन डिमांड देखने मिली है। प्लस जो ईवी साइड पे 1-2 लॉन्च हुए थे, वहाँ पे भी डिमांड बहुत ही बेहतरीन थी। वहीं पे बजाज ऑटो में हमने देखा था कि कहीं थोड़े बैक फुट पे चले गए हैं वो इन टर्म्स ऑफ न्यू लॉन्चेस। बट रिसेंटली हमने मैनेजमेंट कॉल सुना था तो हमें पता चला कि नेक्स्ट 1 साल में 2-3 नए लॉन्चेस होंगे। प्लस एक्सपोर्ट्स भी उनके थोड़े बहुत सबड्यूड रहे हैं, तो उसका परिणाम सीधा-सीधा मार्जिन पे भी पड़ा है। तो कहीं न कहीं ये स्टॉक प्राइस में क्लियरली देखने मिल रहा है कि एक अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा है बजाज ऑटो को लेकर के एज़ कम्पेयर टू हीरो मोटोकॉर्प एंड टीवीएस मोटर्स। तो अभी भी हमें लग रहा है कि Q3 के आंकड़े दोनों टीवीएस मोटर्स एंड हीरो मोटोकॉर्प के विल बी मच बेटर एज़ कम्पेयर टू बजाज ऑटो। तो सलाह यही रहेगी हीरो मोटोकॉर्प एंड टीवीएस मोटर्स हर डिप में आप ऐड करिए। बजाज ऑटो का लक्ष्य थोड़ा
थोड़ा ज़्यादा लंबा समय देना पड़ेगा, शायद 1 से 1.5 साल का आपको एक समय देना पड़ेगा। बट डेफ़िनेटली एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और नए लॉन्चेज़ होंगे तो उसके बाद हमें आने वाले समय में पता चलेगा। तो कहीं न कहीं टू व्हीलर स्पेस हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है ऑटो स्पेस में, जो मैंने पहले भी बताया। सो डेफ़िनेटली आप ये तीनों स्टॉक्स होल्ड करके चल सकते हैं। अब रही बात पावर ग्रिड की, तो जो पिछले 1-2 क्वार्टर के आंकड़े थे बिल्कुल ही निराशाजनक रहे हैं। कहीं न कहीं एक लंबे समय से एक कंसोलिडेशन में चला गया है ये स्टॉक। आने वाले समय में भी हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन बरकरार रहेगा। पहले Q1 के आंकड़े की अगर बात करें तो बिकॉज़ ऑफ हेवी मॉनसून ओवरऑल पावर डिमांड काफ़ी सबड्यूड रहा था। प्लस इस साल जो सर्दी का माहौल है वो भी काफ़ी इंटेंस है। तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि ये थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड डिले रहेगा डिमांड रिवाइवल में। तो हमें लग रहा है कि थोड़े समय के लिए आप इसको अवॉइड करिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, बट डेफिनिटली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, डिविडेंड यील्ड भी इस पर्टिकुलर स्टॉक का अच्छा है। तो फ्रॉम पर्सपेक्टिव आप इसको 2 से 3 ट्रांच में जमा करके बाय कर सकते हो। तो ये राय है, 2 से 3 ट्रांचेज में खरीदे तो बेहतर होगा। और ऑटो में आपको लग रहा है कि टीवीएस मोटर और हीरो मोटो ज़्यादा पसंद है। बजाज ऑटो भी पसंद है, लेकिन वो तीसरे नंबर पे है टू व्हीलर स्पेस में, और बजाज ऑटो को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको ज़्यादा जल्दी पैसे बन सकते हैं। हालांकि तीनों राय यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए याद रखिएगा। चलिए, एक और स्टॉक है जहाँ पर आज काफ़ी शॉर्ट्स बन रहे हैं, वो है HDFC AMC। 7% की रैली के बाद ये मुनाफा वसूली भी कह सकते हैं और अब वहाँ से लॉन्ग अनवाइंड होते दिख रहे हैं। HDFC AMC को लेकर प्रदीप जी क्या राय है? देखिए, एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू रहेगा मुझे यहाँ पे। मुझे लगता है कि जिनके पास पोर्टफोलियो में है बने रही है। अभी तो 2671 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि चार्ट में एक अच्छा खासा सपोर्ट जो 2493 के आसपास है, वहाँ से सपोर्ट भी लिया है स्टॉक, और रिसेंटली हमने देखा अच्छा खासा रैली भी हुआ है। तो अभी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, जस्ट ए नॉर्मल हेल्दी करेक्शन। सबको फिर से बाय ऑन डिप का रणनीति यहाँ पे रखना चाहिए। 2650 से लेकर 2630 कभी भी आता है, सबको बाय ऑन डिप करके जाना है जी। साथ काम करना। वोल्टास में क्या करना चाहिए गौरव जी? आज ये भी कमजोर है, 1.5% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। यहाँ पर क्या लग रहा है? ऐसा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी कल के एक अच्छे मूव के बाद आज कंप्लीटली फिजल आउट कर रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। अगर यहाँ से इस शेयर के अंदर 1360 1350 का रेंज डाउन साइड पे ब्रीच होता है तो फर्दर डिक्लाइन कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स 1300 1290 लेवल्स, और वापस एक रेंज बाउंड पॉइंट पे आ जाएगा जिस रेंज में पिछले कई हफ्तों से ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक इट इज बेटर टू वेट फॉर सम मोर टाइम इन दिस स्टॉक। तो वोल्टास को लेकर आपकी राय आ गई, लेकिन एक और स्टॉक है, अभी लेंस कार्ड पे राय दी थी प्रदीप जी ने, लेकिन ग्रो भी है, हाल की लिस्टिंग है, लेकिन लिस्टिंग के बाद से देखिए तो दुगना हो चुका है। आज भी 11% की जोरदार तेजी दिख रही है। हालांकि तेजी थोड़ी अब कम हुई है, 8.5% अभी भी तेजी है। शुरुआती कारोबार में 11% से ज्यादा की तेजी दिख रही थी। इस तेजी के पीछे वजह क्या है, अभिषेक से समझ लेते हैं। अभिषेक बताइए, क्यों इतनी तेजी दिख रही है ग्रो में? विश्वन, ग्रो में तेजी की वजह यह है कि दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, हम काफी इज्जत से नाम लेते हैं, और जेफरीज ने अपनी कवरेज इनिशिएट की है और जो टारगेट दिया है वो 180 रुपए का है। हालांकि कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि शेयर ये तो धड़ाधड़ लिस्टिंग के बाद चलते हुए 194 रुपए पर चला गया था, लगभग प्राइसेस डबल हो गए थे। लेकिन यह है कि उन्होंने कवरेज बाय की रेटिंग के साथ इनिशिएट की है, और कल के भाव से अगर हम देखेंगे ग्रो में तो उनको 26% का अपसाइड दिख रहा है। उन्होंने ये कहा है कि 2026 से 2028 के वित्त वर्ष में जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, उसमें 35% के सीएजीआर ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो 29% सीएजीआर ग्रोथ की उम्मीद है। तो आगे ग्रोथ को लेकर काफी ज्यादा बुलिश हैं। अब ये बुलिश क्यों हैं? क्योंकि उनके अपने अजम्पशंस हैं। उनका ये कहना है कि कंपनी के ब्रोकिंग बिजनेस में 19% की ग्रोथ संभव है। साथ ही क्लाइंट एडिशन बेहतर होगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा और उसके चलते ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला इनका जो सेगमेंट है, या फिर एमटीएफ वाला, इनके मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी वाला, उसमें ये करीब 5 गुना ग्रोथ मौजूदा स्तर से एंटिसिपेट करके चल रही है जेफरीज। और उनका ये कहना है कि इसके चलते जो मार्जिन में जो विस्तार होगा वो काफी जबरदस्त होगा। मौजूदा स्तर से 7% का हम इसमें हाइक देखेंगे मार्जिन में, 700 बेसिस पॉइंट का।
हालांकि नियर टर्म को लेकर थोड़े से कॉशियस हैं जेफरीज। उन्होंने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में जो एडजस्टेड एबिडा है उसमें एबिडा मार्जिन जो है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट एक्विजिशन और ब्रोकिंग में जो आय थोड़ी सी कम हुई है उसका इम्पैक्ट आएगा। आपको बता दें कि मार्जिन वैसे भी काफी तेज रफ्तार से बढ़े हैं ग्रो के। FY23 में जो मार्जिन थे 36% के थे, जो FY25 में बढ़ के 59% पर, तो बेस थोड़ा सा हाई था, उसका भी इंपैक्ट आएगा। लेकिन ये इसको इंटरनेशनल जो पीयर्स है उससे तुलना कर रहे हैं ग्रो को। जेफरीज ग्लोबल फर्म है रॉबिनहुड, उनका कहना है कि उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यूएशन है वो काफी रीजनेबल है, 30% के आसपास का डिस्काउंट है। तो यही रीजन है कि ग्रोथ चल रहा है। 100 रुपए का आईपीओ प्राइस था, 194 तक हमने जाते हुए देखा था, फिर वहां हमने देखा कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, इन्वेस्टर लॉक इन ओपन हुआ तो थोड़ी सप्लाई वहां से आई, लेकिन फिर से हम इन्वेस्टर इंटरेस्ट इसमें बढ़ते हुए देख रहे हैं और ये शेयर आज बेहतरीन तेजी के साथ कारोबार करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छी तेजी बनी थी, हमने देखा था 190 के ऊपर भी निकला था। 100 रुपए का इशू प्राइस था और पिछले महीने ही नवंबर में इसकी लिस्टिंग हुई और वहां से 190 के पार निकला, फिर वहां से करेक्ट होकर 156। तो अभी अगर आप देखें तो लिस्टिंग इशू प्राइस से करीब करीब 56% ऊपर है, लेकिन डबल तक इसके गए भी थे भाव, लेकिन वहां से कुछ करेक्शन भी जरूर दिखा है। लेकिन आगे क्या लग रहा है ये नीरव जी से एक बार समझ लेते हैं। नीरव जी, आप ट्रैक कर रहे हैं ग्रो को, कैसा दिख रहा है फंडामेंटली ये कंपनी? देखिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक तो हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये हमारे एक्टिव कवरेज में नहीं है, बट ओवरऑल इस स्पेस की बात करें तो काफ़ी वोलेटाइल रहा है ये स्पेस बिकॉज काफ़ी सारे रेगुलेटरी चेंजेस हमने इस पर्टिकुलर क्षेत्र में देखे हैं सेबी की ओर से। कहीं ना कहीं एमटीएफ बुक को लेकर के एंड एफएनओ में जो भी चेंजेस हुए हैं उस पर्टिकुलर थिंग्स को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी वोलेटाइल रहा है ये पर्टिकुलर क्षेत्र ओवर द रिसेंट पास्ट। बट हैविंग सेड दैट, ये पूरा जो कैपिटल मार्केट्स का जो थीम है ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट उसे एक 5 से 7 साल का आपको समय देना पड़ेगा। बेहतरीन इन्फ्लोज की वजह से हमने देखा है कि जो मार्केट ब्रेथ है इंडिया में वो बढ़ रहे हैं, निवेशक बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं थ्रू म्यूचुअल फंड रूट, थ्रू डायरेक्ट इक्विटी। सो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये अभी तो सिर्फ शुरुआत है बिकॉज जो ओवरऑल एलोकेशन है इक्विटीज़ में, जो इंडिया के हम डेमोग्राफिक्स देखते हैं बहुत ही मिनिस्क्यूअल है एज कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज। तो हमें लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा स्पेस रहेगा फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बट कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वैल्यूएशंस क्या है इंडिविजुअल कंपनीज की। जैसे ग्रो की अगर बात करें तो हमें लग रहा है कि काफ़ी हायर साइड पे है वैल्यूएशन। इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में एंजल वन है या फिर काफ़ी सारे अदर कंपनीज जो आधे दाम पर मिल रहे हैं अभी भी इस समय। तो हमें लग रहा है कि सेल ऑन राइज की रणनीति अपना के 170-175 के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली ग्रो में करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी ज़रूर यहाँ पर वसूलते रहे। और ये इस तरह के जो स्टॉक्स है, चाहे वो प्लेटफॉर्म कंपनियाँ हों या फिर एमसीज हों या फिर इस तरह की ब्रोकिंग कंपनियाँ हों, ये जब बाजार चलते हैं तो बाजार के साथ इनका साफ कॉरिलेशन रहता है। बाजार में जब सेंटिमेंट कमज़ोर होता है तो ये कंपनियां भी कमज़ोर होने लगती है। हालांकि लंबी अवधि के लिए वो सब चिंताएं नहीं रहती, लेकिन अगर आपका मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो ये भी ध्यान रखिएगा, बाजार के साथ ही ये भी चलती है क्योंकि ट्रांजैक्शंस होते हैं, लोगों का सेंटिमेंट सुधरता है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ओला पे बात करने वाले, क्योंकि 3 दिनों की बड़ी गिरावट के बाद आज ओला में ज़बरदस्त रफ्तार दिख रही है। क्यों ये रफ्तार है और आगे क्या कुछ बदलने वाला है क्या, ये चर्चा होगी ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में आज माहौल अच्छा है और ये अच्छा होने की वजह कई सारी हैं। रुपया संभल गया, एफआईज की थोड़ी बाइंग लौटने के संकेत हैं और इसको अच्छा इसलिए भी कहना चाहिए क्योंकि आज देखिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और बाजार बेफिक्र है कि नहीं वीकेंड पर क्या होगा। और जो 150 अंकों के गेंस है ना, निफ्टी ने उसको टिका के रखा है बिल्कुल 26,000 तक जाके वहां से थोड़ा नीचे आ गया है। निफ्टी बैंक में 2.25 अंकों की तेजी है, लेकिन जो असली जो एक्शन है ना, आप देखिए मिड कैप में स्मॉल कैप में हो रहा है। अभी हमारी टिकट टीम ने चलाया था एक फ्लैश कि मिड कैप इंडेक्स आज डे हाई पर पहुंच गया है। लगभग 1% के आसपास की तेजी है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में। और अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की बात करें तो उसमें 1% से ज्यादा की तेजी है। तो ये दोनों आप देखिए दोनों सेगमेंट में, और उसी के चलते
एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी आज के सत्र में बेहतर दिखाई देगा। तो एक इसी सेगमेंट की कंपनी ओला की जरा बातचीत करते हैं, क्योंकि लगातार 3 सत्र में 18% टूट के ये शेयर पहुंच गया था 30 रुपए के आसपास और रिकॉर्ड लो बन गया था। आज ओला फिर से चल पड़ा है। क्या ओला की गाड़ी ये चलती रहेगी? क्या इसकी बैटरी इतनी चार्ज हो जाएगी? ये जरा समझते हैं। आज के ट्रिगर्स क्या हैं ये भी जानते हैं। हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं कुछ एक्सक्लूसिव स्पेशल जानकारी के साथ। आशीषा बताइए, आज की तेजी, आज की रिकवरी अब तो 10% के सर्किट पर है, क्या रीजन है इसके? बिल्कुल, तो भावेश अग्रवाल जो उनके फाउंडर हैं, उन्होंने पिछले 3 दिनों में काफ़ी शेयर बेचे हैं। इनफैक्ट कल की ही बात करें तो करीब 3 करोड़ शेयर्स उन्होंने बेचे कल के सत्र में, और पूरे दिन 3 दिनों की बात करें तो 2% से ज़्यादा की हिस्सेदारी उन्होंने कंपनी से बेची है, जिसकी कुल वैल्यू करीब 325 करोड़ के आसपास है। याद रखें, उन्हें 260 करोड़ का लोन, अपना कर्ज चुकाना था, जिसके चलते उन्होंने ये हिस्सेदारी बेची। उन्होंने एक्सचेंजेस को बताया था कि प्रमोटर का कॉन्फिडेंस घटा नहीं है, ये इसकी कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि पर्सनल लोन उन्हें चुकानी थी, जिसके चलते उन्होंने डेट रीपेमेंट कर दी है। लेकिन आज के सत्र में तेजी इसीलिए दिख रही है बिकॉज कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया कि अब पूरा सेलिंग खत्म हो चुका है। इसके बाद प्रमोटर भावेश अग्रवाल कोई भी शेयर नहीं बेचेंगे, और जो सेलिंग प्रेशर दिखा है पिछले 2 दिनों में, अब होता हुआ नजर आया। कोई भी सप्लाई रिलेटेड कंसर्न्स स्टॉक में नजर नहीं आएंगे, सप्लाई बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, और इसी के चलते स्टॉक में आज के सत्र में अच्छी खासी रिकवरी दिखी है। इनफैक्ट उन्होंने पूरी तरह से क्लैरिफाई किया कि प्रमोटर्स अभी भी कॉन्फिडेंट है, केवल डेट रीपेमेंट के लिए ये शेयर्स जो प्लेज थे उसे प्लेज निकाल दिया गया, और कर्ज रीपेमेंट करने के लिए, लोन रीपेमेंट करने के लिए ये हिस्सेदारी उन्होंने बेची है। तो हाँ, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया है मार्केट को। इसी के साथ जो सेलिंग प्रेशर था वो अब कम होता हुआ नजर आएगा, और इसी वजह से स्टॉक में आज के सत्र में 10% तक की तेजी नजर आ रही है। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए। आपसे ना आईटीआई के बारे में भी जानकारी लेंगे कि आईटीआई का शेयर आज क्यों चल रहा है। सरकारी कंपनी है, टेलीकॉम इक्विपमेंट वाली, लेकिन ओला पर एक व्यू ले लेते हैं, और व्यू फंडामेंटल लेंगे नीरज जी आपसे। ओला लगातार हम देख रहे हैं कि शेयर की पिटाई हुई। 157 वाले भाव तो हम भूल जाएं, तो हम 30 रुपए वाले भाव की बातचीत कर रहे हैं, और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है अगर हम ऑटोज में देखें तो। नीरज जी, मुझसे अगर कोई पूछ रहा नहीं कि ओला क्या करना है, तो मैं तो कह रहा हूं कि भाई जो भाव मिल रहा है बेच के निकल लो। आप बताइए कि आप मेरे इस विचार से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम रिसर्च वाले हैं, हमें जो लगाव होता है वो प्रॉफिट से होता है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, जो जैसे मैं देख रहा हूँ कि लगातार सालाना तौर पे ये पर्टिकुलर जो कंपनी है वो लॉस कर रही है, और अगर आप लॉस के आंकड़े देखेंगे तो ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि दैट डजंट ऑगर वेल इन आवर इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी। तो बहुत सारे ऑप्शंस है टू व्हीलर स्पेस में एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर स्पेस में, जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज ऑटो है, टीवीएस मोटर्स है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि फॉर द टाइमिंग डेफिनेटली इसको अवॉइड करना चाहिए। काफ़ी वोलेटिलिटी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी फंसे हुए हैं, प्रमोटर होल्डिंग बहुत लो है। So it is better to switch over to something like either Hero MotoCorp or TVS Motors, जैसे मैंने पहले भी बताया। जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, जहां पर विजिबिलिटी है, जिनके प्रोडक्ट्स देख के भी आपको ना कन्विक्शन आता है, वहां पर आप स्विच कीजिए। ओला ने तो मतलब नुकसान ही कराया होगा ज्यादातर लोगों को। अब ये जो 40 रुपए से जो 70 रुपए की जर्नी में जिन्होंने सवारी की होगी, शायद उनके पैसे बन गए होंगे, लेकिन मामला थोड़ा गड़बड़ी है। लेकिन चलिए 3 बज गए हैं, और ये जान लेते हैं कि बाजार में अब तक किस तरह का कारोबार हुआ है, कहां पर एक्शन ज्यादा दिखा, वॉल्यूम एक्टिविटी कहां पर ज्यादा रही, कौन से स्टॉक्स आज के सत्र में चले हैं, और लेकर आएंगे मार्केट एट 3। हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला जुड़ गए हैं मार्केट एट 3 के साथ। आनंद, बताइए क्या एक्शन है बाजार का आज? जी हाँ अभिषेक, आज बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और सपोर्ट जिस सेक्टर से मिल रहा है वो
ऑटो का। ऑटो में इससे पहले 4 दिन लगातार गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज उस गिरावट पर ब्रेक लगा है और ऑटो शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आप संवर्धना मदरसन देखिए, टीवीएस मोटर, भारत फोर्ज, इन तीनों शेयरों में अच्छी खासी आज तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, तो BLS इंटरनेशनल का शेयर करीब 3 से 4% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। और खबर ये थी कि जो विदेश मंत्रालय ने रोक लगाई थी, उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने उस रोक के आदेश को रद्द कर दिया है और आज BLS इंटरनेशनल के शेयर में औसत से करीब 16 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं GPT इंफ्रा की बात करें तो करीब 1800 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर मिला था कंपनी को और 4 से 5% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। औसत से करीब 11 गुना ज़्यादा वॉल्यूम GPT इंफ्रा के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रो की बात करें तो 10 से 11% की शानदार तेज़ी आज देखने को मिल रही है। ब्रोकिंग बिजनेस में 19% की शानदार जो है ग्रोथ देखने को मिली है ग्रो के, जिसके चलते ग्रो औसत से करीब 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। खबरों की बात कर ले तो पिरामल फाइनेंस को पर एक खबर आई है, जहां पर कंपनी ने श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में 14.72% हिस्सेदारी बेचेगी, ऐसा अपडेट दिया है। और ये जो हिस्सेदारी की बिक्री होगी उसकी कुल वैल्यू जो है करीब 600 करोड़ होगी, जिसके चलते शेयर करीब 2 से 3% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। वहीं सिप्ला की बात करें तो कंपनी ने फाइजर के साथ सप्लाई और मार्केटिंग के लिए करार किया है। ये कंपनी जो है फाइजर के 4 ब्रांड्स की बिक्री और सप्लाई करेगी, ऐसा इनकी तरफ से अपडेट आया है, जिसके चलते आज हरे निशान में सिप्ला भी कारोबार करता नजर आ रहा है। वहीं NBCC की बात करें तो कंपनी को करीब 180 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर मिला है वो IIM संबलपुर से कंपनी को मिला है इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए, जिसके चलते शेयर करीब 3 से 4% की आज तेज़ी दिखा रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो मैक्स हेल्थ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है GS की, जहां पर बाई की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य दिया है 1325 रुपए का, ऐसा इनकी तरफ से अपडेट आया है कंपनी की तरफ से कि 450 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कंपनी बनाएगी, जिसमें जो है कुल करीब 1020 करोड़ तक के निवेश का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके चलते आज शेयर में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे बड़े अपडेट्स थे जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है आनंद, बहुत शुक्रिया ये सारे का सारा अपडेट बताने के लिए। तो आज हम ये भी देख रहे हैं, जैसे कि आनंद बता रहे हैं कि NBCC को ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा ऑर्डर है ये, बट क्या नहीं कि ये सरकारी कंपनीज में आज मोमेंटम अच्छा है। आप देखेंगे कि जो डिफेंस वाली कंपनीज हैं या फिर जो पावर वाली कंपनीज हैं, गार्डन रीच है, SJVN है, ये शेयर आपको चलता हुआ दिखाई देगा। NBCC में तो अच्छी तेजी बनी रही है। थोड़ी देर में आशीषा हमारे साथ, उनसे समझेंगे कि ITI का शेयर क्यों दौड़ रहा है, लेकिन उसके पहले NBCC पर एक व्यू ले लेते हैं। गौरव जी, NBCC चला तो है लोअर लेवल से, लेकिन रेंज में फंसा हुआ है। NBCC पर आपकी राय क्या होगी? क्या फ्रेश बाइंग करनी है इसमें? अभिषेक जी, यस, आज का मूव अच्छा है। पिछले 3 दिन लगातार गिरावट के बाद आज फर्स्ट डे ऑफ राइज है। कैंडलस्टिक बहुत स्ट्रांग है, पिछले 3 दिनों के डिक्लाइन को ओवरशैडो कर रही है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। गोइंग फॉरवर्ड, यस, यहाँ से और फर्दर बाइंग आती हुई मुझे नजर आ रही है शेयर के अंदर। 2 ट्रांचेस में बाइंग की सलाह रहेगी, थोड़ी क्वांटिटी अब ले और उछाल में अगर ये शेयर 118-20 लेवल को क्रॉस करता है तो फर्दर एड ऑन करें फॉर प्राइस टारगेट्स क्लोज टू 128-130 लेवल्स। 30 तक भी जा सकते हैं, 130 रुपए तक भी जाने की संभावना आपको दिख रही है। शुक्रिया गौरव जी। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर दे दीजिएगा, जो भी राय आज आपने दी है। जी जरूर, हमने कई शेयर्स यहाँ डिस्कस किए हैं, उसके अंदर हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, मेरी उनमें कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, एक और स्टॉक है जिस पर नजर रखना चाहिए, वो है ITI का। 315 के पार निकल चुका है, 7% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। ITI का शेयर आज क्यों फुल जोश में है, इस तेजी की वजह क्या है, बताने के लिए आशीषा मौजूद हैं। आशीषा, बताइए ITI में इतनी तेजी क्यों? बिल्कुल, बड़ी खबर निकल कर आई है ITI लिमिटेड के लिए, जहां पर लोकसभा में कुछ बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी और वहां से निकल कर आया है कि कंपनी अपनी ज़मीन, अपनी लैंड मोनेटाइज करने वाली है और करीब 3500 करोड़ कंपनी को इस लैंड मोनेटाइजेशन से मिलेंगे। इनफैक्ट लोकसभा पर ये ऑफिशियली डिटेल्स डाली गई है, जहां पर उनके पास 90 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, ये बेंगलुरु में है, जिसकी वैल्यू करीब 3500 करोड़ के आसपास होगी। इस लैंड, इस ज़मीन को बेच दिया जाएगा और कंपनी ने यह भी कहा कि किस तरह का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बैंक लोन, अपना कर्ज चुकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो पेंडिंग
एम्प्लॉई के ड्यूज़ है, स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है, उसके रिपेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और IT की बैलेंस शीट पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो 90 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन जो उनके बेंगलुरु स्टेट में है, बेंगलुरु सिटी में है, उसे बेच दिया जाएगा, मोनेटाइज कर दिया जाएगा और उससे जो 3,500 करोड़ रुपए आएंगे उसे डेट रीपेमेंट किया जाएगा। तो बड़ी खबर, डीलेवरेजिंग रोड मैप पर कंपनी का फोकस रहेगा फ्यूचर में और इसी के चलते स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी आज के सत्र में नज़र आ रही है। लैंड मोनेटाइजेशन की जो खबर आई है ये काफ़ी काम कर रही है और आज देखिए क्या ज़बरदस्त तेजी है। इस बीच हमारे एक्सपर्ट राजेश जी भी जुड़ गए हैं। अशेषा, शुक्रिया आपका, आप ये पूरी रिसर्च निकाल कर आए हैं लाई और ओला पर भी आपकी रिसर्च काफ़ी अच्छी थी। राजेश जी के पास चलते। राजेश जी, गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले ITI पर आपकी राय चाहेंगे। ज़बरदस्त तेजी है। आशीषा जैसा कह रही थी कि यहाँ पे लैंड मोनेटाइजेशन की खबर आ रही है, बंगलुरु का जो लैंड पार्सल है उसके मोनेटाइजेशन की खबर है। क्या लग रहा है इतनी तेजी के बाद क्या करना चाहिए? तो देखिए, एक खबर के चलते एक अच्छा अपमूव तो बना है स्टॉक में, बट अगर इसके मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखूं तो अभी भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही स्टॉक डिस्प्ले करते हुए देखने को मिल रहा है। इसमें जो मेजर चैलेंजिंग लेवल है इस कंसोलिडेशन या साइडवेज बिहेवियर का, वो करीब 340 के आसपास है। जब तक ये 340 के लेवल को क्रॉस नहीं करता, हमें लगता है अभी भी यहाँ पे एक रेंज बाउंड एक्टिविटी विद इन रेंज लाइक 290 से 340 ही चलती रहेगी। 340 के ब्रेकआउट के बाद इसमें एक अच्छी चाल बन सकती है जो कि स्टॉक को फिर 380-400 की तरफ भी लेके जा सकता है। बट जिन्होंने लोअर साइड पे बाय किया है वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब 308 पे रख ले और अगर ये स्टॉक 330-35 के आसपास आता है तो आइदर प्रॉफिट बुक करें या एक बार रिव्यू करें। तो 308 का स्टॉप लॉस लगा ले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपके पास है तो। अगर 335 के पास फिर से रिव्यू करें, 340 के ऊपर निकलता है फिर अगली तेजी, ब्रेकआउट वाली जो तेजी आएगी वो इस स्टॉक को 380-400 तक भी लेकर जा सकती है, लेकिन 335 के आसपास रिव्यू जरूर करवा लीजिएगा। राजेश जी, अब आप बता दीजिए आपकी आज BTST कॉल्स है। तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो फिनिक्स लिमिटेड है। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला और जिस तरीके के ब्रेकआउट आते हुए दिखे और हमने देखा कि आज रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी का ट्रेड भी है, तो फिनिक्स लिमिटेड यहाँ पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट 1880 1900 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते पोजिशनल परस्पेक्टिव से, और ऑन द डाउन साइड 1790 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो हमें लगता है यहाँ पे APL अपोलो पे फोकस रखा जा सकता है। ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 1870 की तरफ, ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा 1800 के आसपास। 1800 का स्टॉप लॉस और 1870 का टारगेट APL अपोलो का, और फिनिक्स मिल्स का 1900 का टारगेट, 1790 का स्टॉप लॉस। दो ट्रेड आपकी तरफ से आ गई है और जो टारगेट है एक बार वापस से आप इसे रिवाइज कर लीजिए। फिनिक्स मिल का एक टाइपो एरर आ रहा है, 1780 का नहीं 1900 का टारगेट है फिनिक्स मिल्स को लेकर ये। और अपोलो APL अपोलो का जो टारगेट है वो 1870 का है और 1800 का स्टॉप लॉस लगाना है। दो टॉप ट्रेड आ गई है राजेश जी की तरफ से। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे को देखते हैं जहां पर आज के सत्र में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है और उस पर कॉल्स भी हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपको। एक जियो फाइनेंशियल में अच्छी तेजी दिख रही है। राजेश जी, क्या राय है? आज जियो फाइनेंस अच्छी मजबूती दिखा रहा है, क्या यहां से खरीदारी करके जाएं जियो फाइनेंस? तो देखिए, स्टॉक अभी भी एक डाउन ट्रेंड में ही है। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक में ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा करीब 302 रुपए के लेवल को क्रॉस करने के बाद क्लोजिंग बेसिस पे। अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे रजिस्टर होगा एंड देन स्टॉक में फिर 310-15 की तरफ भी चाल बन सकती है। हालांकि स्टॉक में 290 के आसपास अच्छे सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को होल्ड करने में कामयाब रहता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ी रिकवरी का ट्रेड बन सकता है, हमें गोइंग फॉरवर्ड एक ब्रेकआउट बनते हुए दिख सकता है। तो 290 का स्टॉप लॉस रखे इस पुल बैक को प्ले करने के लिए। तो ये राय यहाँ पर निकल कर आ रही है। चलिए कुछ और स्टॉक देखते हैं। आज IRFC ये काफी अच्छा चल रहा है, 3% मजबूत है। IRFC को लेकर प्रदीप जी आपकी राय दीजिए। 3% तेज है और तेज हो सकता है क्या यहाँ से? देखिए, ओवरऑल एक सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस रहा है बहुत दिनों से। थोड़ा बहुत एक डेड कैट बाउंस बैक आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी के पास होल्डिंग है आप तो आप बने रहिए, लेकिन यहाँ से मोमेंटम आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी भी। और एक अपडेट देना पसंद करूंगा, जो लेंसकार्ट का कॉल मैंने दिया था अभी 15% ऊपर है, तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। बाकी सेकंड टारगेट अभी भी ओपन है। ठीक है, बढ़िया है। लेंसकार्ट में पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग
15% ऊपर शेयर, ये क्या बात है। प्रदीप ने तो बिल्कुल धमाल मचा के रखा हुआ है। प्रदीप जी बधाई हमारी स्वीकार करें, पहला टारगेट आ गया है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करने की सलाह आप दे रहे हैं। बाजार में भी हम देखने की मोमेंटम थोड़ा सा टुवर्ड्स क्लोजिंग, अब चूंकि 17 मिनट का सत्र शेष रह गया है, हल्की सी बढ़ी है और वो जो एक्टिविटी बढ़ी है मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देगी आपको। लेकिन पी लेटर वाले दो शेयरों के बारे में राय में लेना चाहूंगा। पहला तो है राजेश जी। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बहुत शुक्रिया। पेटीएम पर आपसे राय चाहिए, डे हाई पर शेयर और अच्छी स्ट्रेंथ आज के सत्र में है। पेटीएम क्या लॉन्ग करके जाएं सोमवार के लिए कम से कम? बिल्कुल, तो ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में ही है, एक माइनर पुलबैक के बाद वापस इसमें रिकवरी बनते हुए दिख रही है और हमें लगता है स्टॉक जिस तरीके से 1300 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। जैसे ही स्टॉक में 1360-70 के लेवल क्रॉस होंगे तो स्टॉक में 1450 तक की भी अपसाइड अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। तो बिल्कुल ट्रेड कैरी किया जा सकता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से 1310 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, 1310 के स्टॉप लॉस के साथ आप 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम में आप ट्रेड ले सकते हैं। एक राय राजेश जी मैं आपसे ही लूंगा, वो है पीवीआर को लेकर। पीवीआर में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ मिनटों में बाइंग एक्टिविटी बढ़ी है और ये क्लोजिंग ठीक ठाक देने जा रहा है। हालांकि एक रेंज का शेयर है, जो गेंस आ रहे हैं वो सस्टेन नहीं कर पा रही है, दिक्कत में है। एक राय देने के साथ ये भी जरा बताइएगा, अब लास्ट टाइम जब पीवीआर चल रहा था, अभी पिछले हफ्ते जब चर्चा कर रहे थे, तो ये धुरंधर को लेकर काफी बज है। आपने सर मूवी देख ली क्या धुरंधर? नहीं अभिषेक जी, देख नहीं पाया मैं, ये वीकेंड पे प्लान है। तो पीवीआर में जरूर एक बज तो बना है स्टॉक में, लेकिन अभी भी इतना सफिशिएंट नहीं है कि स्टॉक एक यहाँ पे एक बड़ी तेजी दिखा पाए। स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। जब तक स्टॉक में 1120 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे, पुल बैक में सप्लाई रहेगा स्टॉक में, तो वो इसके लिए मेजर चैलेंजिंग लेवल है 1120 का। ऑन द डाउन साइड अगर हम देखें तो अभी नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे करीब 1040 1030 की ट्रेजेक्टरी में एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो वो लेवल को स्टॉप लॉस फॉलो करके पोजीशन होल्ड रखी जा सकती है। ठीक है, पोजीशन होल्ड रखी जा सकती है पीवीआर आइनॉक्स में। और मैं आपको राजेश जी बता दूं, आपने तो एक बार भी नहीं देखी, लेकिन हमारे साथ आपके ही कम्युनिटी के प्रदीप हल्दर हमारे साथ हैं, उन्होंने तो 2 बार देख ली है और वो भी मुंबई में। प्रदीप जी कहीं तीसरी बार देखने का प्लान तो नहीं है, ये भी बताइए। और एक शेयर में पी लेटर वाला और आपके सामने रख देता हूं, वो है पॉलीकैब। स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन है पॉलीकैब में, क्या पॉलीकैब में तेजी लेके जाएं आगे और आप इसमें मजबूती बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए पॉलीकैब में मुझे लगता है कि ये लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके रखना चाहिए। ऑलमोस्ट जिस तरीके का तेजी है, ऑलमोस्ट 7,800 एंड ऑलमोस्ट 8,000 जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो पोजीशन को कैरी रखने का ही सलाह होगा। और मैंने तो 2 बार ऑलरेडी मूवी देखा है और डायलॉग्स भी बहुत सारे मुझे याद है। जबरदस्त मूवी है, मुझे लगता है कि राजेश जी को भी देखना चाहिए। गाना सुना दीजिए प्रदीप जी, बस डायलॉग छोड़िए। तो सोशल हाँ मीडिया सर? में कोई भी हैंडल ओपन करते हैं तो वो जो उसका जो सॉन्ग फेमस हो चुका वही दिखती रील सब जगह। नहीं राजेश जी, पता है मैं आपको सच बता रहा हूं, कल मैं भी ना बड़े ध्यान से मैं सुनने की कोशिश कर रहा था, ये बहुत बज है और इतनी रील बन रही हैं उस गाने को लेकर भी, और बाकी वो स्पाई वाला जो ट्रेंड चला है ना आजकल, उसको लेकर भी। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि जरा गाना ये 2 बार सुनिए, जरा सुन के मुझे 2 लाइन जरा बताइए, तो खैर वो हो नहीं पाया। अब ये प्रदीप जी ने देखा है, शायद थोड़ी मदद कर दें हमें। सर मुझे भी लिरिक्स याद नहीं है, बट 1-2 डायलॉग मुझे याद है। डायलॉग सुना दीजिए, डायलॉग सुनाइए, 2-3 डायलॉग सुनाइए थोड़ा उसी में। वैसे भी फ्राइडे का माहौल है आज तो। अक्षय खन्ना जी जब एंट्री लेते हैं ना, उनका मतलब पॉलिटिकल कैंपेनिंग चलता है, तो उनके उस स्टाइल में, अंदाज में बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम निहारी, वो बोल के एंट्री लेता है, वो जबरदस्त मोमेंटम में। विश्वमोहन, आप कब देखने जा रहे हैं मूवी? है मैं भी प्लान कर रहा हूँ इस वीकेंड का, वेट ही कर रहा था। लोगों का भी प्लान है संडे देखने, बस बज इतना बन गया है कि अब देखना ही पड़ेगा, सोशल प्रेशर बन गया है।
सर अभी मैं ज्यादा स्पॉइलर देना नहीं चाहता हूँ, लेफ्ट आउट और फीलिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्या है ना। जी सर, मैं वही बोल रहा था, हाँ बोलिए बोलिए प्रदीप। ज्यादा मैं अभी स्पॉइलर देना नहीं चाहता हूँ। और एक फाइनल अपडेट के साथ, आज का जो लेंस कार्ट का मैंने कॉल दिया था सर, 477 का हाई लग चुका है, 485 का टारगेट था, पूरा ओके प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। ठीक है, बढ़िया है, लेंस कार्ट में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन ये धुरंधर की हम जो बातचीत कर रहे थे ना, देखिए अक्षय खन्ना मुझे ना बहुत पसंद है एज एक्टर, और मैंने उनकी जितनी मूवीज देखी है ना, मैंने कभी भी उनकी एक्टिंग मुझे ना ऐसा नहीं लगा कि नहीं वो बोर कर रहे हैं या फिर ओवर कर रहे हैं। तो मेरे फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं, और ये मेरे भी लिस्ट में ये मूवी ज़रूर है, इसको मैं देखूंगा। काफ़ी टाइम्स में थिएटर गया नहीं हूँ, बट इस बार निफ्टी लगभग वही अपने 20 डीएमए के लेवल को पार करने के लिए थोड़ा संघर्ष करता हुआ दिख रहा है, और निफ्टी बैंक में 150 अंकों की तेजी। एक काम करते हैं, कुछ बढ़िया बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड समझ लेते हैं। राजेश जी, कुछ एडिशनल ट्रेड्स हैं आपके पास सोमवार के लिए या पूरे अगले नेक्स्ट वीक के लिए? तो आई थिंक देखिए, भारत फोर्ज भी हमें पसंद आ रहा है, ये स्टॉक पे भी फोकस रखना चाहिए। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है इसका डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, और हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके से अप स्लोपिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल कर रहा है वीकली चार्ट पे, यहाँ पे करीब 1440 के अपसाइड के टारगेट के लिए हमें लगता है ये स्टॉक बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 1415 स्टॉप लॉस होगा। वही हमें लगता है फार्मा एक स्पेस को भी फोकस में रखना चाहिए। आज काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट पूरे फार्मा पैक में देखने को मिला था, स्पेशली जब आज मार्केट खुले थे तो पूरा एक फार्मा पैक ही यहाँ पे तेजी डिस्प्ले कर रहा था, जिसमें हमें लगता है दो स्टॉक ग्लेनमार्क और बायोकॉन, ये दोनों स्टॉक हमें पसंद है। दोनों स्टॉक अब डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हमें लगता है बायोकॉन में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके पुल बैक दिया है। तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक अब 390 के ऊपर बना हुआ है, छोटी मोटी गिरावट में ऐड ही करना चाहिए, और अपसाइड में इसमें 415 420 की तरफ टारगेट बन सकते हैं। और सिमिलर स्ट्रक्चर बायोकॉन का ग्लेनमार्क का भी है। ग्लेनमार्क में भी हमें लगता है ये 2000 के लेवल को सरपास करने के बाद इसमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्शन प्ले होते हुए दिख सकती है। बायोकॉन को लिए तो अच्छी खबर भी आई थी। उनकी एक न्यू जर्सी वाला जो एक प्लांट है, उसके लिए OAI स्टेटस मिला था कंपनी को, और हम देख रहे हैं कि अब ये 400 रुपये वाला लेवल ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 400 रुपये की 30-40 रुपये ऊपर और 400 रुपये के 30-40 रुपये नीचे, यही एक रेंज है, और इसी रेंज में हम काफ़ी टाइम से ऑसिलेट होते हुए बायोकॉन को देख रहे हैं। भारत फोर्ज का एक बार राजेश जी आप जरा टारगेट स्टॉप लॉस फिर से बता देंगे सर। तो 1415 का तो स्टॉप लॉस है, टारगेट क्या होगा सर? हाँ, टारगेट होगा इसका करीब 1480 की तरफ। ठीक है, 1400 रुपये का टारगेट हो जाएगा भारत फोर्ज के लिए। तो एक ऑटो से और एक कॉल होगी फार्मा से। प्रदीप जी आप जरा बताइए, आप कहां पर फ्रेश ट्रेड लेना है, बीटीएसटी कहां पर करें? देखिए, एक काउंटर है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, तो अभी ऑलमोस्ट 378 के आसपास का चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मंथली, डेली एंड वीकली तीनों ट्रेंड ही बहुत ही पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि लास्ट आधा घंटे में भी जिस तरीके का डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रहा है, कहीं ना कहीं नेक्स्ट 1 से 2 दिन में मुझे लगता है कि 395 एंड 400 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा 355 में, फर्स्ट टारगेट रहेगा 395, सेकंड टारगेट रहेगा 415। 4 से 5 दिन का व्यू रखिए, करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। और अभी सर मैंने और एक कॉल दिया था, पीरामल फाइनेंस लिमिटेड, 1610 का टारगेट था, अचीव हो चुका है, प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। ओके, तो बहुत बहुत बधाई, अब लगातार आपके टारगेट अचीव हो रहे हैं। कल भी देखा था इंडिया सीमेंट के आपके टारगेट अचीव हुए थे, और M&M अब नई कॉल भी आपने दे दिया है MM फाइनेंशियल, और करंट भाव पे ही खरीदना ही अच्छी बात है। 395 से 400 तक के टारगेट आप यहां पर दे रहे हैं। स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा 355 का। चलिए, लेकिन अगले हफ्ते के लिए कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जिन पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए? हमारी सहयोगी तृप्ति मौजूद है। तृप्ति बताइए कौन कौन से इवेंट्स हैं?
जी हाँ, अगले हफ्ते के अहम इवेंट्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं और कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे जो बाजार के लिए काम करेंगे। 22 दिसंबर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको यूरोप में जीडीपी के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। चाइना की बात करें तो लोन प्राइम रेट्स यहाँ पर जारी होंगे, इन पर नजर रखिएगा। इंडियन मार्केट्स का रुख कर लेते हैं तो कंपनी IIFL फाइनेंस में एक बोर्ड बैठक होगी जिसमें फंड जुटाने को लेकर कंपनी विचार कर सकती है। केनेरा रोबेको AMC की बात करें तो यहाँ पर कंपनी एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाली है। साथ ही IPOs में गुजरात किडनी का IPO खुलने वाला है। पैसा लगाने का मौका 22 दिसंबर से यहाँ पर आपको मिलेगा। 23 दिसंबर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। अमेरिका में GDP, IIP और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी तो इस पर नज़र रखिए। साथ ही जापान की कंपनी ओरेकल जो अमेरिकन कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जारी करेगी। साथ ही ग्रैनुल्स में एक मीटिंग होगी जिसमें फंड जुटाने को लेकर कंपनी विचार कर सकती है। KSH इंटरनेशनल की एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होगी 23 दिसंबर को। 24 दिसंबर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखें तो यहाँ पर अमेरिका के बाजार क्रिसमस ईव के मौके पर जल्दी बंद होने वाले हैं। साथ ही बेरोजगारी के दावे के आंकड़े यहाँ पर US में आते हुए नजर आएंगे। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी होगी और बैंक ऑफ जापान ने जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है उसके मिनट्स वो जारी करेगी। साथ ही गुजरात किडनी का IPO यहाँ पर बंद होगा। 25 दिसंबर को देखिए, क्रिसमस के मौके पर US के बाजार और इंडियन मार्केट्स दोनों ही बंद रहेंगे तो क्रिसमस की छुट्टी 25 दिसंबर को रहेगी। 26 दिसंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अमेरिका के बाजार बॉक्सिंग डे के मौके पर यहाँ पर 26 दिसंबर को भी छुट्टी रहने वाली है US मार्केट्स में। इंडियन मार्केट देखिए, भारत में फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े यहाँ पर आएंगे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होगा। साथ ही नोवामा वेल्थ यहाँ पर एक स्टॉक स्प्लिट करने वाली है, इस पर नज़र रखिएगा। तो ये थे अगले हफ्ते के बड़े इवेंट्स, इनको अपनी नज़र में ज़रूर बनाकर रखिए। ओके, तो कई सारे अहम इवेंट्स हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अगले हफ्ते के सारे इवेंट्स हैं जो आपके सामने तृप्ति ने रख दिया। शुक्रिया तृप्ति, ये पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए। चलिए कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर आज काफ़ी एक्शन दिख रहा है। आज SCL टेक कमज़ोर है, LTI माइंडट्री कमज़ोर है। आज IT पर दबाव दिख रहा है। SCL टेक को लेकर क्या राय है राजेश जी? तो देखिए, HCL टेक में देखें तो आज जरूर एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग बनते हुए दिखी है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप होते हुए दिख रहा है। बट अगर इसके थोड़े से पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको एनालाइज करें तो यहाँ पे ये करेक्शन में हमें लगता है 1610 इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जैसा काम करेगा। तो थोड़ा वेट करना चाहिए। 1610 के आसपास इसको आइदर रिव्यू करना चाहिए। अगर वो लेवल होल्ड हो जाते हैं तो हमें लगता है वहां से वापस से स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा वेट करेंगे। अभी एक करेक्शन यहाँ पे जस्ट स्टार्ट हुआ है तो 1610 के लेवल का आप वेट करेंगे। एक और वोडा आइडिया को लेकर एक राय ले लेते हैं। राजेश जी, आप बता दीजिए, वोडा आइडिया को लेकर आज 6% से ज़्यादा की तेजी दिख रही है। क्या लग रहा है यहाँ पे और तेजी बढ़ सकती है क्या? तो देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना है इसमें राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे, और स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट बना है और आज डे हाई की तरफ क्लोज हो रहा है। स्टॉक को अगर वीकली चार्ट पे एनालाइज करें तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट तो लौटा है इन्वेस्टर्स ट्रेडर का, और ब्रेकआउट जो बने हैं वीकली डेली टाइम फ्रेम पे वो दिखाते हैं कि जब तक ये स्टॉक 11 रुपए 20 पैसे 25 पैसे के ऊपर बना हुआ है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक अपने को यहाँ अपने इस अपमूव को कंटिन्यू करेगा एंड देन 1350 14 रुपीज की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 13.5 से 14 रुपए की तरफ स्टॉक में हमें लगता है चाल बनते हुए दिख सकती है अगर ये 11 रुपए 25 पैसे के ऊपर सस्टेन रहता है तो। 13.5-14 तक जा सकता है वोडाफोन आइडिया का शेयर। हमने देखा था कि प्रीवियसली भी हमने 2 साल पहले की बात है, लगभग 18-19 रुपए तक ही चला गया था वोडाफोन आइडिया का शेयर, लेकिन फिर उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आई थी और 6 रुपए के भी नीचे गया था शेयर। ये तो वोडाफोन पर है। अच्छा राजेश जी, ने जाते जाते ना एक राय बस आपसे चाहिए। कल हमने देखा कि सारे के सारे AMC स्टॉक्स चल रहे थे, म्यूचुअल फंड वाले, लेकिन आज प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। HDFC AMC हो गया, निपॉन लाइफ हो गया, और एक और प्लेयर भी आज तो आ गया, बिग बॉस कह सकते हैं AMC स्पेस में, ICC प्रूडेंशियल AMC। तो जो उसमें गिरावट हो रही है स्टॉक्स में, क्या आपको लगता है कि बाइंग का मौका है लोअर लेवल्स पर? तो देखिए, एक नया प्लेयर आज लिस्ट
है तो क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स में एक नई अपॉर्चुनिटी वापस बनी इस सेक्टर में, तो कुछ पोजीशनिंग शिफ्टिंग भी होती है वैल्यूएशंस या बिजनेस मॉडल को लेके। तो हमें लगता है कि वो एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि एएमसी ऐसे स्पेस अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखना है तो ये थीम तो हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी थीम है। और जिस तरीके की ग्रोथ यहाँ पे इंडियन इक्विटी मार्केट में और म्यूचुअल फंड फ्लोज में हम जिस तरीके से देख रहे हैं इस इंडस्ट्री को इवॉल्व होते हुए, नंबर ऑफ अकाउंट्स, नंबर ऑफ फोलियोज बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये स्पेस तो एक अच्छी स्पेस है अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा रखने के लिए। तो यस, HDFC AMC और UTI AMC, ये जो माइनर डिप मिली निप्पॉन AMC में, तो हमें लगता है कि बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी है और गोइंग फॉरवर्ड एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, पोजीशन अगर आपकी बाइंग है तो आप निवेशित रहिए, अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखाई देंगे। 1 मिनट रह गए हैं बाजार क्लोज होने में, और मैं कुछ ना स्टॉक्स में बोलता हूँ, जरा फटाफट स्क्रीन पर आप लेकर आइएगा जहां पर आज बड़ी तेजी रही है। आज हमने ओला में बड़ी तेजी देखी, थोड़ा रिवर्सल हो रहा है लगातार पिटाई के बाद, क्योंकि प्रोमोटर की जो सेलिंग है वो रुकी है। 10% ऊपर ओला। बिलियंस ब्रेन गराज वेंचर्स यानी कि ग्रो में लगभग हमने 10% के आसपास की तेजी आज के सत्र में देखी। जरा ये शेयर भी स्क्रीन पर लेकर आइए। इसके अलावा स्पार्क में हमने बड़ी तेजी आज देखी, करीब 10% ये शेयर चला। राजेश एक्सपोर्ट में करीब 10% की तेजी। रेन इंडस्ट्रीज में करीब 11% के आसपास का उछाल। ये कुछ शेयर हैं जहां पर आज बड़ा एक्शन हमें दिखाई दिया। बैंकिंग में आज HDFC बैंक चला, लेकिन ICICI बैंक का सपोर्ट मिला नहीं, तो निफ्टी बैंक में जो तेजी रही वो 150 अंकों के आसपास की ही रही, लेकिन 59,000 के ऊपर निफ्टी बैंक क्लोज करने जा रहा है। और निफ्टी 20 DMA जो मतलब बिल्कुल 26,000 के थोड़ा सा नीचे है, वहीं पर आके रुका और 150 अंकों की पर आज निफ्टी क्लोज करने जा रहा है। सेंटिमेंट के लिहाज से आज बढ़िया रहा है, आज बाइंग लौटी है और सेंसेक्स की जो तेजी रही है वो रही है 400 अंकों से ज्यादा की। ओवरऑल एक कह सकते हैं कि जो निराशा थोड़ी बाजार में पैदा हो रही थी, जो बाजार एक रेंज में फंस रहा था, आज उससे निकलने का इंटेंट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अभी हफ्ते का क्लोजिंग आखिरी दिन है, तो लास्ट आवर के ट्रेड में थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से रिट्रेस हुए हैं, अदरवाइज बढ़िया मोमेंटम रहा। और जो बड़े शेयर रहे, रिलायंस ने सपोर्ट आज अच्छे से किया बाजार को। श्रीराम फाइनेंस की जो डील आई उसने मूड हरा किया, 4% ऊपर ये शेयर बंद हुआ। और जो हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं, अपोलो मैक्स हेल्थ, वहां पर आज हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली। आज जो डिफेंस वाले शेयर थोड़े से लगाड़ थे, थोड़े पीछे छूट रहे थे, आज हमने देखा कि वहां पर बाइंग आई। BEL, BML, गार्डन रीच, ये सारे के सारे शेयर आज के सत्र में चलते हुए दिखाई दिए हैं। और IT का भी सपोर्ट रहा, एक्सेप्ट HCL टेक। और बैंकिंग में ICICI बैंक का सपोर्ट आज बाजार को मिला नहीं। वायदा का टॉप गेनर रहा टाटा एलेक्सी, करीब 7.5 ऊपर। और वोडाफोन आइडिया में करीब हमने 5-5.5% की तेजी देखी। KPIT टेक एक और शेयर रहा जहां पर 5% से ज्यादा के सॉलिड मूव हमने देखे हैं। तो बाजार हो गया है सेटल। क्लोजिंग के लेवल आपके सामने, निफ्टी 150 अंक ऊपर 25,966 और निफ्टी बैंक 59,000 के ऊपर 150 अंकों की तेजी हमने वहां भी देखी है, लेकिन प्रतिशत के लिहाज से निफ्टी के मुकाबले आधा। और बिग बजर्स में आज वोडाफोन आइडिया भी शामिल रहा, 12 रुपए के आसपास पहुंच गया है ये शेयर। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। राजेश जी और प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने बहुत ही बेशकीमती व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विश्वमोहन को आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले हफ्ते की आप हम तैयारी करवाएंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।